अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार पीछे जाकर वीडियो देखें, फिर इसके बाद अपन आगे आगे देखेंगे ये वाली क्लास, तो आपके अच्छे से समझ में आए। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कौन सा? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या होती है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब जैसे कि अपने मानव के अंदर होती है कि हर जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो परिवर्तन हुए उनको अपन जनरेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि पुराने टाइम पे क्या होता था, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या होने लगा, फिर उसके बाद और आगे धीरे धीरे क्या अपडेट आए। तो अपना कंप्यूटर की देखो, पहले तो बेसिक सी नॉलेज की बात करें अपन, तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो वो है आपकी 5। कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। अब 5 पीढ़ियों के नाम कौन कौन से? पहले तो आपकी प्रथम पीढ़ी, फिर इसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी। कौन सी? पहले तो आती है आपकी प्रथम पीढ़ी, फिर इसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी, फिर इसके बाद तीसरी पीढ़ी, फिर इसके बाद चौथी, पांचवी, ऐसे आपकी 5 पीढ़ियां हैं। इन 5 पीढ़ियों को अपन एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपन पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी, अब पहली पीढ़ी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहता है सबसे पहले कि पहली पीढ़ी का कार्यकाल क्या था, यानी कब से शुरू हुई थी, कब तक वह चली थी। तो उसका कार्यकाल था अपना पहली पीढ़ी, इसका कार्यकाल बताया जाता है 1942 से 1955 तक। ये कार्यकाल आपको अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है, जो कंपटीशन एग्जामों में लगातार पूछा जाता है, आप अलग अलग बुक वगैरह अलग अलग रिसोर्स देखोगे तो उनमें आपको अलग अलग मिल सकता है। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिर इसके बाद चलते हैं कि पहली पीढ़ी थी, इसके अंदर कंप्यूटर का आकार कैसा था? आपका आकार सबसे बड़े थे, यानी इसके अंदर सबसे पहले जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था तो पहली पीढ़ी आई थी वो 1942 से 55 के मध्य थी। उस टाइम पे जो कंप्यूटर रिलीज हुए थे, जो कंप्यूटर आए थे मार्केट के अंदर, उनका आकार सबसे बड़ा था, यानी एक कमरे जितनी बड़ा कंप्यूटर था। वो काम क्या करता था? वो काम करता था केवल गणना करने का। गणना के अंदर अपने देखा था कि जोड़ कर सकता था और बाकी कर सकता था, ये काम पहले कंप्यूटर स्टार्टिंग में करता था। यानी इसका आकार कैसा था? सबसे बड़ा आकार था, लेकिन कार्य करने में सबसे धीमे थे, यानी इसका प्रोसेसर स्मूथ था कि जैसे कि आप धीरे धीरे कार्य करोगे, कार्य करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब क्या है? ये इसका मुख्य कंपोनेंट है। मुख्य कंपोनेंट का मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आता है कि प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था, तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। और इसकी जगह आपके ऐसे भी आ सकता है, वैक्यूम ट्यूब की जगह वैक्यूम ट्यूब्स भी बोल सकता है, वैक्यूम ट्यूब्स। और एक और था इसके साथ ही, इसको बोल सकते हैं वाल्व्स। ये हो गया, ठीक है, ये आपका मुख्य कंपोनेंट था। इसका प्रयोग इसमें होता था प्रथम पीढ़ी के अंदर आने वाले कंप्यूटर के अंदर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का यूज किया जाता था। आपके क्वेश्चन आने वाला है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर कौन सी भाषा का यूज किया जाता था, तो वो कौन सी भाषा थी? एक मशीनी भाषा और एक असेंबली भाषा, इनका इसमें यूज किया जाता था। फिर इसके बाद इनपुट व आउटपुट, किसके लिए? इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि अपन कंप्यूटर को कोई भी आदेश देते हैं कि ये हमारा काम करना है, और आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर से हमें क्या प्राप्त होता है। ये इनपुट आउटपुट होते हैं। इसके लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता था, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। एक कार्ड होता है जो सीपीयू जो आपका होता है ना कैबिनेट, उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर होता है, ये आपका कार्ड होता है, पंच कार्ड होता है, इसका उपयोग किया जाता था। ये अपने प्रथम पीढ़ी की कुछ सामान्य बातें कि इसका निर्माण के इसका कार्यकाल कब से कब का था? 1942 से 1955 तक का था। फिर इसके बाद इसका आकार सबसे बड़ा था, लेकिन ये कार्य करने में सबसे धीमे थे। फिर इसके बाद इस कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। और फिर इसके बाद आते हैं कंप्यूटर के अंदर मशीनी भाषा या असेंबली भाषा का इसमें यूज किया जाता था, और इनपुट आउटपुट के लिए किसका उपयोग किया जाता था? वो था आपका पंच कार्ड। चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे, यानी आंतरिक मेमोरी आती है जिसको अपन प्रेजेंट के अंदर लगी हुई आती है, एसएसडी जिसे बोलते हैं। उसके स्थान पर कौन क्या करते हैं? आपके चुंबकीय ड्रम इसके अंदर प्रयुक्त किए जाते थे। फिर इसके बाद आती थी जो आपके प्रथम पीढ़ी थी, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य कंप्यूटर आए थे, तो कौन कौन से आए थे? पहली पीढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर
कंप्यूटर्स हैं। कौन सा था? पहला था ENIAC, ये अपने पहली क्लास में थी उसके अंदर भी देखा था इसके बारे में कि ये एक मुख्य कंप्यूटर रहने वाला है। फिर इसके बाद EDVAC, EDSAC, MAR के मार्क 1 और UNIBAC, ये आपके मुख्य कंप्यूटर रहने वाले हैं। इसके आगे चलते हैं, अपन एक कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ENIAC इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। इसका पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या याद करना है? ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये आपका रहने वाला है। फिर इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में बनाया गया था। अपने प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल देखा था वो कितना था? 1942 से 1956। एंड इसके अंदर जो आने वाले कंप्यूटर है उनकी डेट भी 1942 से 56 के मध्य रहने वाली है, जिसमें ENIAC की थी आपकी 1946। एंड की कल्पना डिजाइन, ये एक विश्वविद्यालय है पेनिनसिल्वेनिया, जिसके अंदर किया गया था, ये अमेरिका के अंदर है। इसके बाद जेबी प्लेस पर और एक और जॉन मंथली द्वारा इसकी खोज की गई, इनके द्वारा इनको बनाया गया था। बनाने के बाद दूसरा कंप्यूटर आता है अपना कौन सा? EDVAC, ये क्या था? ये भी एक कंप्यूटर था। इसके अंदर भी इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर इसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1950 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये आपका मुख्य रहने वाला है। फिर इसके बाद में देखते हैं कौन सा आता है अगला? EDSAC। कौन सा? EDSAC, इसका पूरा नाम देख लेते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या नाम है इसका पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। ये प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। कौन सा था? प्रथम स्टोरेज वाला। स्टोरेज का मतलब होता है कि जैसे अपन कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइलें सेव करते हैं तो सेव करने के लिए उसमें स्टोरेज होना चाहिए। वो स्टोरेज वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था EDSAC, ये आपका कंप्यूटर था। अपन स्टोरेज के बारे में जैसे मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें एक बार डीपली और देखेंगे। फिर इसके बाद आता है कि इसका निर्माण 1949 के अंदर मेरिस विल्केस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेरिस विल्केस द्वारा 1949 के अंदर इसका निर्माण किया गया। फिर अगला कंप्यूटर आता है इसी के साथ MAR के मार्क 1। ये क्या था? ये भी एक कंप्यूटर था जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के टाइम पे हुआ था। और कब हुआ था? इसका निर्माण 1944 के अंदर हुआ था। ये एक कंप्यूटर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तथा IBM कंपनी की सहयोग से इसको बनाया गया था। IBM की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले वीडियो थे उसके अंदर भी बताई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या थी? ये एक कंपनी थी जो क्या करती थी? जो कंप्यूटर तथा उनके पार्ट्स वगैरह बनाती थी। ये कंपनी थी जिसके सहयोग से इस विश्वविद्यालय ने कौन सा ये कंप्यूटर बनाया था? मार्क 1। कब बनाया था? 1944 के अंदर बनाया था। यह है विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर था। कौन सा था? विश्व का पहला विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर था। ठीक है, अब अगला कंप्यूटर देखते हैं। अगले कंप्यूटर कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आ गया ये आपकी सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी का नाम क्या है? दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल मतलब 1955 में वो कंप्लीट हुई। उसके बाद में जस्ट आगे ये चल गई, यानी 1955 से लेकर 1964 तक ये इसका कार्यकाल रहने वाला है। और इसके कार्यकाल में क्या होता? कंप्यूटर के अंदर देखो क्या हुआ था? पहली पीढ़ी के अंदर अपना वैक्यूम ट्यूब आया था। दूसरी पीढ़ी में इसके अंदर मुख्य कंपोनेंट कौन सा था इसका? वो आपका ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी में आपका पहली पीढ़ी के अंदर 1942 से 55 तक उसका कार्यकाल था। इसका कार्यकाल 55 से लेकर 64 तक था। इसके अंदर उस पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब आए थे। फिर इसके अंदर सेकेंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। ट्रांजिशन का आविष्कार, इसका आविष्कार देख रहे हैं, ट्रांजिशन का देख रहे हैं। ट्रांजिशन का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया था। इसके द्वारा बेल लैबोरेटरीज के द्वारा 1947 में किसका किया गया था? ट्रांजिशन का किया गया था। ट्रांजिशन क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस, मतलब ये एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में यूज होने वाली एक डिवाइस है जो किसमें लगेगी? आपके मदरबोर्ड में लगेगी।
फिर इसके बाद ये अर्धचालक धातु से बने होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर धातु से बने हुए थे। इसका पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का था, वहीं पर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिशन का उपयोग किया जाने लगा था। ये अपने अभी देखा है, यानी पहली पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर आते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का तथा दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए उनका उसकी जगह ट्रांजिशन का उपयोग किया जाने लगा। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिशन का, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किसके किया जाता था, चुंबकीय डिस्क का। पहली पीढ़ी में आपके चुंबकीय ड्रम थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी के अंदर चुंबकीय ड्रम का प्रयोग चुंबकीय ड्रम का पहली पीढ़ी में और चुंबकीय डिस्क का सेकंड पीढ़ी के अंदर यूज किया जाने लगा। अगली स्लाइड देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी की उसके अंदर आपके मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से रहने वाले हैं। मुख्य कंप्यूटर के अंदर पहला आता है IBM 700, फिर आता है IBM 1400, IBM 1600 और एक आता है होनीवेल 400 से लेकर 800 तक जो इसके वर्जन आए थे वो सारे सेकेंड पीढ़ी में थे। फिर एक आता है इम्पोर्टेंट CPDC 3600। अब आपके क्या आएगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से किसी एक कंप्यूटर का नाम दिया हुआ रहेगा, वो पूछेगा कि इसका निर्माण कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ है। ठीक है, आपको इन सभी को एक बार याद करना है और अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बोर्ड के अंदर दिखाई दे रहे थे उनको अपने लिखते हुए चलना है। फिर इसके बाद अगले आती है आपकी तीसरी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का नाम क्या था? तीसरी पीढ़ी था। इसका कार्यकाल देखो, उसका 64 पे कंप्लीट हुआ है, इसका 64 में स्टार्ट हो गया, 64 से लेकर 75 तक इसका कार्यकाल बताया जाता है। फिर तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर मुख्य कंपोनेंट था, वो कौन सा था? वो था आपका आईसी, और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत बार तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर मुख्य कंपोनेंट ये आईसी था, इसका प्रयोग किया जाने लगा। आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है, एक ऐसा टुकड़ा होता है, ये छोटा सा आयताकार टुकड़ा होता है जो आपके मदरबोर्ड में लगता है, यानी जो भी आंतरिक डिवाइस वगैरह होती है वो सारी सीपीयू के जो कैबिनेट होते हैं उस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगती है। फिर इसके बाद आते हैं कि हजारों ट्रांजिशन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं, जिसके अंदर मतलब इसके अंदर जैसे हजारों ट्रांजिशनों में जितनी पावर होती है ना, उतनी एक अकेली आईसी के अंदर पावर होती है, वो एक पावर के रूप में कंपेरिजन है। फिर अगर आईसी में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। आईसी छोटे टुकड़ों के रूप में होने के कारण इसे चिप भी कहा जाता है। आईसी का दूसरा नाम बहुत बार पूछा जा चुका है कि आईसी का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है? वो है आपका चिप। क्योंकि ये चिप होती है, ये किस चीज की बनी होती है, कौन सी धातु की बनी होती है? तो वो होती है आपकी सिलिकॉन धातु। ठीक है, अगली पीढ़ी के अंदर चलते हैं। अगले इसके कुछ कंप्यूटर्स से कंप्यूटर्स थे, वो कौन कौन से थे? IBM 360 और ये ICL 1900 और VAX 750, ये आपके मुख्य कंप्यूटर थे। इसके अंदर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 360, ICL 1900 और VAX 750, ये आपके कंप्यूटर रहने वाले हैं। फिर इसके बाद में आती है चौथी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। अभी इस चौथी पीढ़ी का कार्यकाल, इसका कार्यकाल रहने वाला है 1975 से लेकर 89 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1975 से लेकर, यानी एक पीढ़ी कंप्लीट हुई, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी कंटिन्यू हो गई, ऐसे आपकी पीढ़ियां चलने वाली है। इसके अंदर जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, इसका एक पार्ट था VLSIC, ये था ये आपका मुख्य कंपोनेंट था। ये किसका पार्ट था? ये माइक्रो प्रोसेसर ही था, जिसको अपन इसमें यूज होने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने में आईसी अर्थात VLSI या VLSIC, इसका ये भी नाम होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। इसकी VLSIC की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी की फुल फॉर्म होती है वो इसमें आगे जुड़ जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ रहने वाली है। एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिशन में अनेक इलेक्ट्रॉनिक तत्व शामिल किया जाता है। ये अपने इसके अंदर आईसी के अंदर भी देखा था कि जो आईसी होती है उसी का विस्तृत रूप है ये, आईसी के अंदर ही कुछ को अपडेट करके आगे ये बनाया जाएगा।
फिर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर में इसको चिप भी बोलते हैं, प्रोसेसर को चिप में नहीं, जो आपकी आईसी होती है उसको चिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है ना वो है कौन सा होता है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो यही होता है। फिर इसके बाद ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन नहीं, यह आपका ब्रेन होने वाला है। इसके बाद मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का दिल भी बोलते हैं, सीपीयू इसे ही कहा जाता है। ये आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी। इसके बाद आगे आती है आपकी विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, यानी विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, वो आपका 1971 के अंदर इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4000 ये नामक तैयार किया गया है। कौन सा किया गया था, इंटेल कंपनी है उसने बनाया था इंटेल 4004। इंटेल कॉर्पोरेशन ये कंपनी है जिसने इंटेल 4004 ये एक नामक प्रोसेसर बनाया था। इसका मेन नाम क्या था, वो अपनी चौथी पीढ़ी पढ़ रहे थे उसमें देखा था VLSI ये भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम VLSIC ये भी कहा जाता है, या फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नाम तैयार किया गया था। इस ये प्रोसेसर 4 बिट का था। कितने बिट का था, ये अपन मेमोरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बिट वगैरह एक बार और से क्लियर कर देंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि बिट के अंदर इसका 4 बिट का था। फिर इसके बाद आती है इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। माइक्रो प्रोसेसर का जनक, इसका जनक कौन है, डेड हाफ मार्टिन हाफ को इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, डेड हाफ मार्टिन हाफ को इसका जनक कहा जाता है, आपका इसका माइक्रो प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी थी, कंप्यूटर की क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी भी कहते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से बदलाव किए गए थे, यानी बदलावों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कुछ ऐसे होता है कि कुछ परिवर्तन होता है वो थोड़ा बहुत होता है तो ऐसे लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वस्तु ही बदल गई है। वो सेम ऐसा ही हुआ था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी भी इसको कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। अपन ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसको एक बार जब कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर वो क्या होते हैं। लेकिन अभी आपको अपना ध्यान में रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है उससे ही वो माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। फिर अपनी अगली पीढ़ी आती है, वो कौन सी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी। इस 5वीं पीढ़ी का कार्यकाल कब था, वो 1989 के अंदर कंप्लीट हुई थी। ये 1989 के बाद में लेकर वर्तमान तक ये पीढ़ी चलती है। इसमें मुख्य कंपोनेंट कौन सा रहने वाला था, वो ही आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा, ULSI या फिर किसी का दूसरा नाम ULSIC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या रहने वाली है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। फिर इसके बाद 5वीं पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के अंदर किसका उपयोग किया जाने लगा था, AI का। जो भी प्रेजेंट के अंदर जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर AI भी आ रही है। AI का जनक, उसका निर्माण किसने किया था, AI का जनक कौन है, AI का जनक है आपका जॉन मेकार्थी, जिसके बारे में डिटेल के अंदर थोड़ा बहुत मैंने पहले वीडियो के अंदर बता रखा है। तो एक बार आप वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये कौन सी चीज़ क्या होती है। पर ये आधारित इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सोचने की क्षमता, ये AI का अपना नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि कंप्यूटर खुद से कुछ ना कुछ सोचने लगा है। अपन उसको कुछ लिख के दे देते हैं तो वो उसी प्रकार का कुछ जनरेट करके देता है, जैसे अपन इमेज वगैरह जनरेट करवाते हैं, सेम वैसा कार्य कि इसमें कुछ ना कुछ सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की, निर्णय लेने की क्षमता आदि क्षमताओं का इसके अंदर विकास किया गया था। अपन ने क्या देखा, अपन ने आज कंप्लीट की है कि इसकी पीढ़ी होती है, उसके अंदर जो पीढ़ियाँ होती है उसके अंदर कौन सी पीढ़ी थी, इसका कार्यकाल क्या था, कौन सी पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग होने लगा था उसको। फिर इसके बाद इसका भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आपका AI का बेस्ड कंप्यूटर था, वो था IIT जोधपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था DGX-A1 ये इसका नाम था। ये कहाँ की कंपनी है, नोएडा कंपनी,
2019 में इसने बनाया था। तो कौन सा था आपका DGX-A100, ये कंप्यूटर का नाम रहने वाला है। आज अपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ थी वो कंप्लीट कर लिए। यदि आपकी वीडियो अगर समझ में नहीं आई तो आप एक बार दोबारा देख लें। और धन्यवाद साथियों, तथा आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें एक बार। और नमस्कार।